आपका स्वागत है रेलवे जर्नी में। मैं आज पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो। तो आज मैं RRBJ सिविल 19 सितंबर 2019 का शिफ्ट 1 का मैं रिवीजन करने वाला हूं, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं तो इतना टाइम कर पाया था मात्र, बट कोई नहीं, मैं इम्प्रूव पर काम करता हूँ। मैं ये नंबर तो बस मोहताज है देखने का, अब कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते। देखो, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कौन से साल में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट हुआ था तुम्हारा, वो तुम्हारा 1926 में होता है, ठीक है। 1926 में होता है, ठीक है। उसी प्रकार अरे सॉरी, सेकंड जो फर्स्ट होता है 1526 में, सेकंड होता है तुम्हारा 1556 में, और थर्ड होता है 1761 में, ठीक है। तो वो सेकंड पूछ रहा है, तो 1556 में होता है सेकंड पानीपत का युद्ध, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस का यूज हम लोग सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो याद रखना, पिकोनोमीटर मेथड भाई। पिकोनोमीटर मेथड के एपरेटस का यूज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज कर लेते हैं। और भी बहुत सारा मेथड है, ठीक है, ये देख लो भाई। पिकोनोमीटर मेथड है, ठीक है, और बहुत सारा मेथड है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इन थिन सिलेंडर सेल, भाई ये तो बहुत बेसिक था यार। होप स्ट्रेस है। देखो भाई, एक होप स्ट्रेस होता है जो कि PD बाई डेफिनेटली PD बाई, एक होता है तुम्हारा PD/40, ठीक है। एक होता है तुम्हारा PD/2T, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हुप स्ट्रेस की वजह से क्या पूछा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो रेशियो, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/40 होता है, और ठीक है गाइज, और तुम्हारा हुप स्ट्रेस होता है PD/2T। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो मतलब इसको देखो, इसे खत्म हो जाएगा, 4 आएगा ऊपर नीचे, मतलब 1/2 आएगा आंसर इसका, ठीक है गाइज। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो तुम्हारा यहाँ पर सिलेंडर सेल में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, वो होता है तुम्हारा, याद रखना भाई, उसका वैल्यू होता है तुम्हारा 4PD/40, और हुप स्ट्रेस की वजह से जो होता है PD/2T होता है। वही देखो यहाँ पे लिख रखा है कि भाई सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस तुम्हारा जो है PD/2T होता है भाई, याद रखना, PD/2T होता है, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो तुम देखो सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होता है PD/40। तो भाई इसी का रेशियो पूछ रखा था, ये आएगा हाफ, ठीक है भाई। इसको आप चाहो तो ठीक से भी याद कर सकते हो। कैसे बता रहा हूँ देखो। जो सरकमफ्रेंशियल है, या इसी को हुप बोल रहे हैं भाई, ठीक है। तो सरकमफ्रेंशियल जस्ट समझो कि C है, तो उसके जस्ट B, मतलब उसका जस्ट B जो है 2 नंबर में आता है, मतलब B के बाद C आता है ना, C तीसरा है, उसका जस्ट एक पहले 40/2T याद रखो। और लॉन्गिट्यूडनल भाई, लॉन्गिट्यूड एक PD/2T याद रहा, हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, तो डेफिनेटली तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस याद रख पाओगे PD/40, ठीक है गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अरे यार, देखो, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इनिशिएट किया गया था 1973 में भाई, ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था 1973 में। देखो, और भी इसमें की पॉइंट दे रखा है भाई, कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट सी टर्टल 1995 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में तुम्हारा स्टार्ट होता है। तो भाई एक बार फिर से बोलो, आँख बंद करो भाई, और ये पाँचों को फटाफट बोलो। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट सी टर्टल है, जो कि सी टर्टल मान लो एक लड़की है, कुछ का किसी का जन्म हुआ था 1925 में, ठीक है। ऐसे याद कर सकता है, कुछ ट्रिक से अपना इसको मेमोराइज कर पाओगे। प्रोजेक्ट सी टर्टल 1995 में आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट उसी तरह सी स्नो लिफार्ड जो है 2009 में, ठीक है, 2009 में जन्म हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में। ये सब भाई मेमोराइज करो कुछ किसी के बर्थडे वगैरह से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया 1973, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में,
ठीक है। प्रोजेक्ट सी टर्टल 1925 में, फिर स्नो एलिफेंट 2009 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेसेसरी कंडीशन, क्लियर कंडीशन हम लोग जानते हैं भाई, समेशन एक्स वाई जेड एक्शन तीनों में 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। विच टाइप ऑफ सेलेशियल बॉडी इन द सन, सन का सेलेशियल बॉडी कौन होता है भाई? विच टाइप ऑफ सेलेशियल बॉडी इज द सन, सन का सेलेशियल बॉडी, मतलब सन जो है किस टाइप का सेलेशियल बॉडी है भाई? डेफिनेटली भाई सन क्या है, एक तुम्हारा, एक तो भाई पहला बात तारा टाइप का ही है ना, तारा ही होगा ना ब्रो। चल, एक टाइप का तारा ही है। और क्या, आगे बढ़ता है। एक कॉन्केव मिरर जो कि प्रोड्यूस करता है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइंग रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मिरर इज इमेज लोकेटेड। देखो भाई सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है भाई वो होता है तुम्हारा -v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझना चीज़ों को, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 2 दे रखा है तुम्हारा, 2 टाइम्स से मैग्नीफाइड रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। उसके मतलब ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड है, मतलब जो कनकेव मिरर है उसके सामने 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको दे दिया है भाई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, जैसे हम लोग क्या है, जैसे कि कॉनकेव मिरर है, जैसे यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट है, तो इसी को इधर क्यों जाते हैं, जैसे क्या लाइट इधर जाता है भाई तुम्हारा, तो जिधर लाइट डायरेक्शन में है, लाइट के डायरेक्शन में तुम्हारा अगर इधर है तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर है तो नेगेटिव लेते हैं, इसलिए -15 हो गया यहाँ पे, -15 और माइनस से भी हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, v = 30 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो मिरर का इमेज का लोकेटर बाहर डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे होगा, तो 30 सेंटीमीटर पर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज। सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देख भाई कि एक वॉल्यूम है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो सब सोल्यूट का अमाउंट होता है, या पर यूनिट मास में सोल्यूशन कोई भी रहेगा भैया, कोई पर यूनिट मास अपना सोल्यूशन उसमें या वॉल्यूम में जो पर यूनिट ऑफ जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है दैट इज कंसंट्रेशन ब्रो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर व्हील ग्रेवल 1 से 3 होता है भाई, सिंपल। आगे बढ़ो, इसका आगे बढ़ो नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है भाई? देखो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बराबर होता है तुम्हारा d30 है, d30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d60 इंटू d10। ठीक है, और इसको याद रखना भाई 2-3 पॉइंट की, जो ग्रेवल के लिए जो होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 होता है वेल कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारा जो भी है कर्वेचर। ठीक है, d30 इसको d60, और जबकि याद रखना गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा होता है भाई गैप ग्रेडेड के लिए। ठीक है, जबकि जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है d60/d10 होता है, और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 होता है, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए 6 से ज़्यादा, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 4 होता है भाई। इसी को तुम आँख अपना बंद करो और फटाफट बोल दो। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए भाई इतना ध्यान रखो, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए तुम्हारा जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए वेल ग्रेडेड सैंड के लिए 6 से ज़्यादा होता है, जबकि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए एक होता है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर में वहाँ वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 होता है, और गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो समझना चीज़ों को, द वायरस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ में हम लोग क्या करते हैं भाई कि अलग अलग ब्राइट पार्ट का हम लोग शेप देखते हैं मून का। ठीक है, मंथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजेज ऑफ मून बोलते हैं भाई। ठीक है, फेजेज ऑफ मून। समझना चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं भाई। कैनाल जो कि इसका यूज़ हम लोग इरीगेशन ऑल अराउंड, एक कैनाल है जिसका यूज़ हम लोग इरीगेशन पूरे साल के लिए करते हैं। ठीक है, ऑल अराउंड कैनाल विच इज यूज्ड फॉर इरीगेशन ऑल अराउंड दैट इज भाई, मतलब देखो एक कैनाल है जिसका यूज़ हम लोग इरीगेशन पर्पज़ के लिए करते हैं ऑल पूरे साल अराउंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? दैट इज पेरेनियल कैनाल ही बोलेंगे ना। मान लीजिए जैसे कि एक क्या होता है भाई कि कतारी हो, समझते हो कतारी भाई, जिससे मीठा बनता है भाई। ठीक है, तो कतारी भाई एक पेरेनियल क्रॉप है। ठीक है, जो साल में होता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैम लोकेटेड इन द रिवर रावी। रिवर रावी पर कौन सा डैम लोकेटेड है भाई? उकाई डैम, बागलीहार डैम, पौंग डैम, थेन डैम। थेन डैम तुम्हारा जो है ना भाई वो लोकेटेड है रावी रिवर पे। रावी रिवर पर थेन डैम दोनों लोकेटेड है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं उकाई डैम के बारे में। उकाई डैम क्या है भाई? ये लोकेटेड है तुम्हारा तापी रिवर पर। तापी रिवर किधर है? तुम्हारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तापी रिवर, ठीक है, जो कि गुजरात से मतलब गुजरात में स्थित है, इसका लोकेशन है। इसका पर्पस क्या है भाई कि इरिगेशन करना और हाइड्रो पावर जनरेशन करना, बट आल्सो प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड सपोर्ट फैसिलिटी। सब फैसिलिटी को सपोर्ट करता है और ड्रिंकिंग वाटर भी हमको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये क्रिएट करता है उकाई रिजर्वायर एंड वाइटल सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का एक महत्वपूर्ण सोर्स है भाई, ठीक है, इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल यूज इन गुजरात। द डैम आल्सो सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री एंड जनरेट सिग्निफिकेंट हाइड्रो। देखो बागलीहार डैम ये चेनाब रिवर पर लोकेटेड है, जो कि जम्मू और कश्मीर इंडिया में है। इट पर्पज है प्राइमरली फॉर द हाइड्रो पावर जनरेशन 450 मेगावाट। पोंग डैम तुम्हारा जो लोकेटेड है ब्यास रिवर पर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंडिया में। बात खत्म करो, आगे बढ़ो। तो भाई ये चीज़ को फटाफट क्या है रिवीजन करना भाई, दिमाग में रहेगा। ये देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द एलोरा केव्स। एलोरा केव्स कहाँ लोकेटेड है भाई? सिंपल है भाई, या कहाँ? महाराष्ट्र में है भाई। देखो एलोरा केव्स जो है लोकेटेड है नियरली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अजंता केव्स। अजंता केव्स से 100 किलोमीटर दूर पे लोकेटेड है एलोरा केव्स इन द सह्याद्री रेंज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सह्याद्री नाम पे रेंज पे, ठीक है। नंबर ऑफ केव तुम्हारा है 34 केव। इसमें 17 ब्राह्मिकल है एंड 12 बुद्धिस्ट है, 5 जैन है तुम्हारा सेट ऑफ केव्स। भाई इसको पढ़ लेना थोड़ा, यूनेस्को साइट को समझो। जो एलोरा कॉम्प्लेक्स फॉर डिजाइन एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको शामिल कर लिया गया एलोरा केव्स को 1983 में। द मोस्ट रिकमेबल ऑफ द केव टेम्पल इज कैलाशनाथा केव 16 नेम फॉर मेंटेन इन द कैलाश रेंज ऑफ द हिमालय वेयर हिंदू गॉड शिवा रिसाइड। यहाँ पे बसते हैं भैया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉक्सर। कौन इसमें से बॉक्सर नहीं है? देखो यार ऐसा तो पता किसी को होता नहीं, बट लक्ष्मी पांडे इसमें दे रखा नहीं है बॉक्सर। चलो कोई बात नहीं भाई। अश्वंता लाखरा तुम्हारा बॉक्सर नहीं है, बाकी ये सब दिवाकर प्रसाद हो गया, मिसाल बेंजामिन लाखरा हो गया, लक्ष्मी पांडे, ये सब तुम्हारा क्या है भैया कि बॉक्सर है ये सब। बट डेफिनेटली देख रहा है भाई, यहाँ पर देख रहे हो तुम, मतलब समझो मात्र 2% लोग हैं, तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली यार तुमको नॉलेज चाहिए तो याद रखो इसको यार कि दिवाकर प्रसाद, मिसाल बेजवान लाखरा, लक्ष्मी पांड्या जो है बॉक्सिंग से के साथ रिलेटेड है। मिसाल बेंजामिन लाखरा तुम्हारा इंडियन बॉक्सर है एंड हॉकी प्लेयर नहीं है। इट ही फ्रॉम स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड स्टेट से आती हैं, ठीक है। बाकी भाई ये सब बॉक्सर ही है सब। आगे बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मापना सिंपल है भाई, ये सब कौन क्वेश्चन है क्या? वोल्टमीटर। राव स्टेट से क्या मापते हैं भाई, समझना चाहिए को। जो राव स्टेट है ना भाई, इस वेरिएबल रजिस्टर जो होता ना है, ये करेंट फ्लोइंग सर्किट के माध्यम से जो करेंट फ्लो करता है भाई उसको कंट्रोल करने के लिए, जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए, वेरिएबल रजिस्टर कंट्रोल सर्किट के माध्यम से जो करंट फ्लो करता है उसको कंट्रोल करने के लिए राव स्टेट का यूज़ कर लेते हैं। ओम मीटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंपोनेंट के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए कर लेते हैं। हाँ मीटर का यूज हम लोग जाए छोटा करंट को, बहुत छोटा करंट को सर्किट में मापते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है? हॉर्स, याद रखना भाई, हॉर्सले हिल्स तुम्हारा लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में भाई, हॉर्सले हिल। आगे इसमें थोड़ा पढ़ लो नॉलेज के पर्पज़ के लिए। हॉर्सले हिल तुम्हारा, इसको मतलब हॉर्सले कोंडा या येनुगुला मालामा कोंडा बोलता है। एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कि ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया में स्थित है। ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको हम लोग स्टनिंग सीनरी, प्रिय सुहावना क्लाइमेट, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा समझते हो भैया? फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना समझते हो भाई? फ्लोरा समझो कि वनस्पति होता है, ठीक है, और जबकि फौना एक जीव जंतु को बोलते हैं। हिंदी होता है भैया फ्लोरा फौना वगैरह हिंदी जीव। The Horsley enjoy a moderate climate throughout the year. The summer month March to May can be slight warm, while the winter month October to February
और प्लेजेंट एंड कूल, ठंडा होता है भाई। देखो आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ा फास्ट देखते हैं हम लोग। नैनीताल है भैया ना, ये लेक सिटी है, इसको निक नाम उपनाम क्या है भैया, एक लेक सिटी बोलते हैं नैनीताल को हम लोग। पॉपुलर हिल स्टेशन है उत्तराखंड जो कि इंडिया में भैया, ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी आगे बढ़ो। डलहौजी भैया कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है, ठीक है। डलहौजी इज अ हिल स्टेशन है नोन फॉर कॉलोनियल एरिया आर्किटेक्चर एंड सीनरिक ब्यूटी, ठीक है। डलहौजी कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिल स्टेशन है कॉलोनियल एरिया के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बाकी दार्जिलिंग भाई वेस्ट बंगाल में जानती है भाई, कौन नहीं जानता भाई, इंडिया का जो भी है साला सब जानता होगा कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन जो कि टी गार्डन और मजेस्टिक कंचनजंगा पीक के लिए तुम्हारा फेमस है भाई। आगे बढ़ते हैं हम। देखो कौन सा इंग्रेडिएंट सीमेंट में जब एक्सेस क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो सीमेंट को धीरे धीरे स्लो कर देता है भाई, सेट स्लो धीरे धीरे जमता है भाई। बताओ भाई क्या कौन सा है, लाइम क्या हो सकता है क्या, नहीं भाई लाइम थोड़ी ना होगा यार, एल्प सिल्का। हाँ भाई सिल्का का तुम ज़्यादा डाल देते हो तो सेट स्लो स्लो करेगा डेफिनेटली ब्रो, स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा बट डेफिनेटली वो स्लो सेट करेगा, डेफिनेटली सिल्का ही होगा ना। काहे कि लाइम तो भाई अगर तुम जाकर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तुम्हारा साउंडनेस कर देता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा ज़्यादा, इसी में लाइम रहेगा तो आयरन और कलर प्रोवाइड करेगा, जबकि एल्यूमिना फ्लैक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मान लो एल्यूमिना के बारे में पढ़ना है थोड़ा देख लेते हैं। एल्यूमिना लोअर द क्लिंगिंग टेम्परेचर प्रोवाइड क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट, एल्यूमिना एक्सेस वीकन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट के स्ट्रेंथ को भैया कम कर देगा, कमज़ोर कर देगा एल्यूमिना ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है। अल्काली इफ्लोरेसेंस देता है सीमेंट में। बाकी आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बेस्ट टेम्परेचर बर्निंग ऑफ ब्रिक के लिए भाई हम लोग जानते हैं 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, बट उसी के बीच में होगा कोई, देख लो बेस्ट टेम्परेचर ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक डेफिनेटली 10 से 1200 होगा। पता ना क्यों मारा हूँ मैं 1300-1400, बट वो गलती है, याद रखना भाई। देखो भाई इसमें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा तुमको कि जो क्ले का प्रिपरेशन है भाई हम लोग करते हैं कैसे, अनस्वाइलिंग किया जाएगा, फिर अनस्वाइलिंग करके डिगिंग किया जाएगा, फिर डिगिंग करके हम लोग वेदरिंग करेंगे, मतलब समझ रहे हो, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको ब्लेंडिंग करेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे, फिर दूसरा में आएगा मोल्डिंग आ जाएगा, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे जैसे कि हाफ एंड फिल्म वगैरह में, ठीक है। बाकी ब्रिक भी हमको मिल जाएगा। तो भैया अपना आँख बंद करो और फटाफट बोलो अनस्वाइलिंग होता है, ठीक है। अनस्वाइलिंग के बाद तुम्हारा डिगिंग किया जाएगा, डिगिंग के बाद भाई वेदरिंग किया जाएगा, वेदरिंग के बाद अनस्वाइलिंग के बाद डिगिंग के बाद वेदरिंग किया जाएगा, वेदरिंग के बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई ब्लेंडिंग किया जाएगा, ब्लेंडिंग के बाद तुम्हारा टेम्परिंग किया जाएगा। ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक हो गया। फिर इसके बाद मोल्डिंग कर दो, फिर इसके बाद ड्राइंग कर दो, फिर जाके बर्निंग कर दो, फिर हमको मिल जाएगा जो भी 4-5 मिनट टाइम लगेगा। तो कौन सा which body the kept behind the stage to spread the sound evenly across the width of the hall। देख भाई क्या रखना चाहिए स्टेज के पीछे, बड़ी द केप बिहाइंड द स्टेज टू स्प्रेड द साउंड को जिससे फैले हो इवनली, मतलब एक बराबर मात्रा में साउंड फैले, द विड्थ ऑफ द हॉल के विड्थ के अक्रॉस साउंड, मतलब एक भिन्नता के साथ, मतलब इवनली समान रूप से जाए फैले वो, ठीक है। क्या रखना चाहिए, कर्व्ड साउंड बॉल रखना चाहिए, ठीक है। कर्व साउंड बॉल रखना चाहिए भाई, सर्व साउंड बॉल रखोगे ना तो एकदम इवनली जाएगा तुम्हारा साउंड, ठीक है। देखो भाई द बेनिवल नाम से सपोर्टेड बीम कैरिंग इनफाउंड लोड ओवर द एंटायर स्पैन। भाई सिंपल बात है यार, अगर तुम यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपल बात है, कुछ नहीं करना भाई इसमें, दैट इज पैराबोला बनेगा। क्या हो जाता है ये हो जाता है तुम्हारा WL² / 8 हो जाता है भाई, ठीक है। सिंपल बात है, सिर्फ पैराबोला ने खत्म मत करें, ठीक है ना। शेयर फोल्ड का नाम तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। WL/2 है ना भाई, खत्म हो गया बात। आगे डी थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 का इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट का कुछ ही था, नहीं भी जाना है तो बढ़िया, 24 का जानो यार, फॉरेस्ट एनोवेशन है। आगे बढ़ो। which process is used to get petroleum gas, डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम से हम लोग कौन सा प्रोसेस का यूज करके पेट्रोलियम गैस से डीजल, केरोसिन एंड फ्यूल ऑयल हम लोग पाते हैं पेट्रोलियम से भाई।
वैक्यूम डिस्टिलेशन से, जोनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शन डेफिनेटली भाई फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से प्राप्त करेंगे ना, है ना। और जबकि जो तार है हम लोग उसमें पाते हैं, हम लोग उसमें डिस्टिलेशन नहीं करते हैं ना भाई, लेकिन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं करते हैं उसमें भाई। उसमें हम लोग करते हैं तार का, जैसे कि जो पेट्रोल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है भाई, वो मतलब नो होता है तुम्हारा 1.2 के आसपास, ठीक है। जबकि वन वन एक होता है तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी तार का, और तार तुम्हारा वो भी एक डिस्टिलेशन ही है, बट डेफिनेटली अभी दिमाग में मेरे को आ नहीं रहा है, ठीक है। आगे थोड़ा बताता हूँ मैं तुम्हें। The second stage of survey to examine the general character of the area for deciding the most feasible route is known as। तो भाई इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एग्जामिन करोगे तुम एक मोस्ट मतलब अच्छा रूट डिसाइड करते हो। सेकेंड स्टेज में क्या करते हो, पहले तुम मैप करते हो, रिकग्नाइज ही ना करोगे जी, रिकग्नाइज करोगे तुम, पहले मैप स्टडी करोगे, रिकग्नाइज करोगे, रिकग्नाइज के बाद प्रीलिमिनरी सर्वे करोगे, फिर फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे कर लोगे फटाफट, ठीक है। डिफी क्लाइम कैंप से फ्रॉम देखिए, देखो भाई इसको सिंपल बात है, ये करिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छुट्टी हुई हो तुम। देखिए हॉकी क्लाइम जो किन से आता है उसको लैम्प लाइम बोलते हैं भाई, ठीक है। और बाकी हाइड्रोलिक लाइम तुम्हारा प्योर लाइम होता है, सॉरी हाइड्रोलिक प्योर लाइम नहीं होता है जी, फाइट लाइम प्योर लाइम होता है तुम्हारा, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम तुम्हारा वाटर लाइम होता है, इसमें मतलब भी 10 से 15% या 10 मतलब 10 से 30% तो बोल सकते हो, 20 में क्ले होता है, बाकी 60 से 70% तुम्हारा कैल्शियम होता है। इसका यूज़ हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ हम लोग जनरली क्या बोलते हैं मशीनरी में कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जो फाइट लाइम है इसको वाइट वाशिंग वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विजय द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन सीरीज सक्सेसिव टेस्ट मैचेज। 3 लगातार सक्सेसिव मैचेज में कौन सा फर्स्ट इंडियन प्लेयर था जो कि स्कोर किया था भाई, सिंपल बात है, मेरे को भी दिमाग में नहीं है। विजय हजारे भाई, याद रखना ये बात। विजय हजारे पहले इंडिया प्लेयर था जो कि स्कोर किए थे सेंचुरी 3 लगातार सक्सेसफुल टेस्ट मैचेज में। विजय हजारे साहब फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जो कि स्कोर किए थे सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव टेस्ट मैचेज में। भाई आगे बढ़ते हैं, देखो ये चर्चा थे। विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक वनडे इंडिया वाज नेम्ड था हिज ऑनर, ठीक है। तो याद रखना भाई कि विजय हजारे थे जो पहले इंडियन प्लेयर थे जो कि स्कोर किए थे सेंचुरी 3 सक्सेसिव टेस्ट में मैचेज में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर द सेंचुरी इन 3 सक्सेसिव मैचेज, दैट इज द विजय हजारे। फर्स्ट कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप टू द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। कौन सा कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप दे देता है फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को, मेरे हिसाब से पता नहीं भाई, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो कंट्री था वो ग्रांटेड किया था कि सिटीजन दिया जाएगा फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को, सऊदी अरबिया। याद रखना भाई इकोलॉजिकल फार्मिंग में जो है, मान ले कि कोई स्पेसिस है भाई, वो 10% क्या करता है ना, मान ले कि जैसे कि कोई ग्रास रूट है, ठीक है। ग्रास था, फिर उसके बाद थोड़ा कम फ्रॉग वगैरह आया, ठीक है। ग्रास हॉपर वगैरह बोल सकते हो, उसके बाद फ्रॉग आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जाएगा 10% तुम्हारा एनर्जी बच जाता है, ठीक है। ये नया मास 10% होता है, मान ले 100 है तो इसका 10% 10 से यहाँ पर आया, फिर इसका 10% मतलब 1, इस टाइप से। तो वही बोल रहा है 10% से हो जाएगा, 10% एनर्जी यूज टू बिल्ड न्यू बायोमास होता है। The maximum theoretical possible value of poison ratio for the non-dilated material, non-dilated material का maximum poison ratio याद रखना 0.95 ही होता है ना, मैक्सिमम नॉन डायलाटेड मटेरियल का 0.5 होता है वैल्यू, ठीक है, पॉइजन रेशियो का। जैसे याद रखने के लिए याद कर सकते हो कि कॉर का 0 होता है तुम्हारा, रबर का 0.5, कॉपर का 0.3, स्टील का 2.0.27 0.3, ग्लास का 0.18 से 0.3,
एंड कंक्रीट का 0.1 से 0.2, कॉर्क का 0। इसको बोल भी सकते हो, कैसे बोल सकते हो भाई कि सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉर्क का 0, कंक्रीट का 0.1 से 0.2, फिर ग्लास का 0.18 से 0.3, फिर तुम्हारा स्टील का 0.27 से 0.3, फिर तुम्हारा कॉपर का 0.33 एंड रबड़ का 0.5। फिर से बोल देता हूँ भाई, कॉर्क का क्या होता है भाई, कॉर्क का होता है भाई कि 0.0 होता है, सॉरी 0.0 ठीक बोल रहा हूँ। कॉपर का हो गया तुम्हारा। फिर आ जाओ ग्लास का 0.18 से 0.3। फिर आ जाओ तुम्हारा कंक्रीट का 0.1 से 0.2, ठीक है गाइस। फिर तुम्हारा आ जाओ स्टील का 0.27 से 0.3, फिर कॉपर का 0.33 और रबड़ का 0.5। डेफिनेटली याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन देखो भैया, ऐसा है कि आईपी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियड में तुम जाओगे समझना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड में अगर तुम आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखोगे भाई, तो समझो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझना कि प्लस साइन, गेन साइन, मतलब क्या समझ रहे हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझो कि पीरियड में जाओगे, लोवेस्ट किधर होगा ये बताओ पहले। लोवेस्ट डेफिनेटली तुम्हारा जिधर गेन किधर ज़्यादा करेगा जी, लोवेस्ट तुम्हारा राइट साइड में होना चाहिए। लोवेस्ट तुम्हारा जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हलीना शुरू हो रहा है, ये चाहे ना इधर से, ठीक है। इधर लास्ट में तुम्हारा वो क्या है, लास्ट में तुम्हारा जो भी है ना भाई, इनर्ट गैसेज है। उससे पहले तुम जाएगा तो ऐसा क्लोरीन बलोरीन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन बोरीन है, ये सब है। यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड में तुम्हारा क्या करता है कि इंथैल्पी ज़्यादा होता है, पोटेंशियल उधर आयोनाइजेशन थी अफिनिटी तुम्हारा राइट साइड में ज़्यादा होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में तुम्हारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, राइट साइड में तुम्हारा कम जाएगा। तो लोवेस्ट फॉर किधर हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बताओ पहले हमको। डेफिनेटली इनर्ट गैसेज का तुमको लोवेस्ट पोटेंशियल देखने को मिलेगा भाई। डॉट हो गया इसमें यार, रुक जाए एक मिनट। देखो डॉट नहीं हुआ भाई, देखो ललका अल्कली मेटल होगा लोवेस्ट इन द पीरियड ऑफ अल्कली मेटल, यानी कि जो बोल रहा है भाई कि इधर राइट साइड में बढ़ेगा, हमें पोटेंशियल इधर घटेगा, यानी कि इंथैल्पी ही है यार ये भी। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एज ए रिजल्ट लेस एनर्जी नीडेड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की नीड पड़ता है, लीडिंग टू लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यार डेफिनेटली ब्रो, क्या है कि देखो कोई भी ऑक्टेड है, इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैस, सॉरी यार गलती, इनर्ट गैस नहीं होगा, अल्कली मेटल ही होगा, मैं सही मारा भी हूँ। बट डेफिनेटली आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंडेस एनर्जी की तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन फेंक देगा ना, ये तो अपना फेंकेगा ही ना, वो उधर निकालने में तुम्हारा बंड बच जाएगा, इसलिए अल्कली मीटर होगा। और इधर पीरियड में तुम्हारा लोवेस्ट होगा, अल्कली में तो राइट साइड में तुम्हारा ज़्यादा होगा। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। विच द फॉलोइंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तुम्हारा। देख भाई ऐसा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट को, मतलब कोई भी रिएक्शन है तो वो हीट लेता है भाई, ठीक है ना, हीट लेता है और फिर वो हीट लेता है, ठीक है, फिर रिएक्शन मतलब करता है। तो हीट को लें, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को में क्या हीट दे रहे हैं तो इवेपोरेट कर रहा है डेफिनेटली, एंडोथर्मिक ही है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एसिड, बहुत सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एसिड, वही हो जाएगा यार, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो भाई, मतलब गंदा पानी ज़्यादा है, टेबिलिटी ज़्यादा का मतलब क्या है, गंदा पानी ज़्यादा है। मडी वाटर अपीयर ब्राउन ड्यू टू अपवर्ड रेडियंस पीक शिफ्ट टुवर्ड्स, टेबिलिटी बढ़ने के साथ क्या होता है, मडी वाटर अपीयर ब्राउन हो जाता है ड्यू टू अपवर्ड रेजिस्टेंस पीक टुवर्ड्स। देखो भाई ऐसा है कि देखो समझना चीज़ों को भाई, कि रेड हो जाता है अगर टेबिलिटी को तुम बढ़ा रहे हो, बढ़ाने के साथ मडी वाटर अपीयर्स ब्राउन ड्यू टू अपवर्ड रेडियंस पीक शिफ्ट टुवर्ड्स रेड, रेड हो जाता है। तो वही टेबिलिटी को बढ़ाने के साथ जो मडी ऑर्डर अपीयर ब्राउन ड्यू टू अपवर्ड रेडियंस पीक टुवर्ड रेड, रेड हो जाता है, रेड हो जाता है तुम्हारा। दिस इज बिकॉज टेबिलिटी कॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड पार्टिकल इन द वाटर, डेफिनेटली
बायोगैस इज कंपोज मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देखो बायोगैस भाई कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बायोगैस मिलता है, बनकर बना होता है। ठीक है भाई, मिथेन से बना होता है डेफिनेटली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में क्या था भाई, जानेंगे वो क्या करोगे इसको, इग्नोर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लीपर इज हैज द बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एज वेल एज डैम्पिंग प्रॉपर्टी। किस टाइप का बेस्ट, देखो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भाई कंक्रीट स्लीपर का बेस्ट होता है, समझा। वुडन स्लीपर का क्या, बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एज वेल एज डैम्पिंग। पता ना यार, स्ट्रेंथ वाइज में कंक्रीट ज़्यादा होता है, बट एब्जॉर्बिंग शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में वुडन स्लीपर का ज़्यादा बोल रहा है यहाँ पे यार, डेफिनेटली ब्रो। बेस्ट देखो थोड़ा सा कंक्रीट के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि extremely strong and long lasting, widely used in modern railway, very rigid, leading to poor shock absorption होता है यार, शॉक absorption सबसे ज़्यादा वुडन का ही होता है। Vibration transfer directly to the track bed, low damping capability due to brittle nature and tack of flexibility. Okay. देखो with the which country is the famous for golf player विजय सिंह एसोसिएटेड। विजय सिंह यार देखिए मैं नाम लग रहा है, फिजी का है, फिजी का तुम्हारा विजय सिंह गोल्फ प्लेयर रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग द अपॉइंटेड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITC, इग्नोर इट यार क्वेश्चन। पहला पंचवर्षीय योजना सिंपल बात है, तू भी बता दोगे मैं भी बता दूंगा, 51-56 था। ठीक है, इसी में तुम्हारा जितना भी IIT स्थापना किया गया था, ठीक है, जितना भी बहुत सारा इसमें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए डैम वगैरह स्थापित किया गया था। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर डैम तुम्हारा जो कि कृष्णा नदी पर था वो उसको स्थापित किया गया था, और भी बहुत सारा डैम वगैरह था जी। ठीक है, एक सतना नदी पर एक बना डैम है, वो क्या पता नहीं याद है याद है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम इज कॉल्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, क्या दैट इज स्पीड ब्रो। ठीक है, स्पीड ही बोलेगा ना, 4 बराबर दूरी बड़े समय होता है भाई, डिस्टेंस बड़े टाइम हो जाएगा ना भाई, डिस्टेंस बड़े हो जाएगा टाइम, डिफरेंट स्पीड ही होगा। मेनली प्रिमिटिव टेबल में एलिमेंट बिलोंगिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फाउंड ए प्लेस इन द टेबल लैटर। मेनली प्रिमिटिव टेबल में जो एलिमेंट है बिलोंग करता है व्हिच ऑफ द ग्रुप टेबल लैटर। देखो स्कैंडियम, गैलियम और कैल्शियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम से नहीं, ये तो देखो भाई कैल्शियम गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम गलत, डेफिनेटली गलत, ये सही है यार, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, समझे क्या। मतलब समझना चाहिए होगा तुम, देखो यहाँ दे रहे हैं खाइबर, इसको याद रखो। मेंडलेव की नेम जो है, इका एल्यूमिनियम को गैलियम बोला था। ठीक है, इका बोरॉन को स्कैंडियम बोला था, इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला था, इका मैग्नीज को टेक्नेटियम बोला था, ट्राई मैग्नीज को रेनियम बोलता है, ड्यूएटलेरियम को पोलोनियम, ड्यूएस कैल्शियम को फ्रांसियम, इका टेंडियम प्रोटोप्लैटियम। इसमें तो भाई इका एल्यूमिनियम का याद रखना, गैलियम। ठीक है, इका बोरॉन का स्कैंडियम, इका सिलिकॉन का जर्मेनियम, 3 को तो याद होना ही चाहिए भाई कि इक्का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलता हूँ। ठीक है, इक्का बोरॉन को स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम। बात खत्म करो, आगे बढ़ो। देखो आयरन मीटर, द ऑपरेशन ऑफ मूविंग आयरन मीटर इज बेस्ड ऑन, भैया आयरन मीटर क्या बेस्ड होगा, सोचो ना यार। हीटिंग इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। देखो आयरन मीटर है भाई, आयरन मीटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट, और तुम्हारा इलेक्ट्रो हीटिंग इफेक्ट नहीं सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है तुम्हारा आयरन मीटर।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। दी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे तुम्हारा आयरन इंस्ट्रूमेंट काम करता है भाई। देखो, दिस रेफर्स one of the four fundamental forces governing on the universe. It describes the interaction between electric charge particle causing phenomena like attraction and repulsion. Oppositely charged particles attract while like charges repel. Electric fields stationary charges create a electric field around them, exerting force on their charged particle. देखो भाई, यहाँ पे आ जाओ। तो मूविंग आयन जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, सुटेबल फॉर डीसी और एसी के लिए सुटेबल है। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पर काम करता है। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो कि डीसी के लिए सुटेबल है तुम्हारा, ठीक है। देखो, समझना सीखो। जो EMFC डायनामोमीटर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पर काम करता है, डीसी से सुटेबल है। इंडक्शन टाइप तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सुटेबल है, एसी के लिए सुटेबल है। हॉट वायर थर्मोकपल थर्मल इफेक्ट पर डीसी एसी के लिए। फ्लक्स मीटर फॉल इफेक्ट पर काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर काम करता है, डीसी एसी के लिए सुटेबल है। इन बुद्धि जवाब मोरक्को। A column of size 450 x 600 has an unsupported length of 3 meter and is braced against side sway in both directions according to the measurement sensitivity with respect to measure and Ramanan principle। देखो भाई, सिंपल बात है इसमें। 450 का 600 mm का तुम्हारा अनसपोर्टेड लेंथ का क्या है, कॉलम है 3 मीटर, सॉरी अनसपोर्टेड लेंथ 3 मीटर का है और 450 को 600 बिट्स मैंने हाइट दे रखा है तुम्हारा। देख भाई, इसमें क्या है ना कि मेजर में माइनर प्रिंसिपल एक्सिस बॉडी सेंसिटिविटी हमको निकालना है, ठीक है। देखो, इसमें याद करना पड़ेगा तुमको। तो गाइज वही होता है यार, जैसे कि सेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है ना, मैंने सेंट्रिसिटी बराबर कि जो एल इफेक्टिव है और उसको 500 से डिवाइड करेंगे प्लस विड्थ को 30 से डिवाइड करेंगे और 20 mm, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना वही बता रहा होता है। तो सोचो, अगर एल इफेक्टिव तुम 3 है तो 3000 ले लोगे mm में, 3005 तो 6 आएगा प्लस विड्थ ले लो। अगर विड्थ इंटू इसको डेप्थ ले रहे हो तो विड्थ 450 है तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 से 21। अगर इसी को तुम उस एक जगह इसको ले लो, एक जगह 6 प्लस इसको उसको भी ले लो यहाँ पे एक जगह पे 600, और ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू बताया होता है ना, 6 15 कितना 21, तो इस दोनों में 21 वाला 21 हो जाएगा। इसके लिए एक और देखो, अगर 600 बैठा रहे हो यहाँ पे तो उसके लिए क्या आ जाएगा 20 6 26 यानी 26, ठीक है। 21 और 26 तुम्हारा आंसर आने वाला है। बढ़ो आगे, वही दे रखा भी है, देखो यार। इफ द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कनेक्टेड डज नॉट लाई इन द सेम प्लेन, अगर स्ट्रक्चर का मेंबर सेम प्लेन में लाई नहीं करता है, डज नॉट लाई इन सेम प्लेन, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तब स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे। अगर मेंबर का स्ट्रक्चर का मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कनेक्टेड डज नॉट लाई इन द सेम प्लेन में लाई नहीं करता है तो उसको हमको सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा तो उसको शायद हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस स्ट्रेस बोलते हैं भाई। स्पेस स्ट्रेस क्या होता है कि स्ट्रक्चर का हुआ मेंबर होता है जो कि ठीक है, कनेक्टेड स्ट्रक्चर का मेंबर होता है जो कि सेम प्लेन में लाई नहीं करता है, ठीक है। बाकी प्लेन ट्रस, मेन ट्रस, फुट ट्रस सब सेम प्लेन में लाई करता है, स्पेस ट्रस लाई नहीं करता है, सेम नॉट लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन ट्रस विच ऑल द मेंबर ऑन द सेम प्लेन, मेन ट्रस द प्राइमरी लोड बेयरिंग मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर। ट्रसेस
फूड ट्रस्ट ट्रस्ट द डाटा लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ट्रस्ट। तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा रैंकिंग में क्वेश्चन ट्रस्ट स्पेस ट्रस्ट। ठीक है। टू अप्लाई सिम्पसन रूल फॉर कंप्लीशन ऑफ इरेगुलर एरिया नंबर ऑफ सेगमेंट शुड नोट। देखो समझो रहे सिम्पसन रूल या इसी को 1/3 सिम्पसन रूल या इसी को प्रिजमाइडल रूल ही बोलते हैं, जिसका होता है फॉर्मूला L/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 गुने इवन एरिया प्लस 2 गुने ऑड एरिया। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है ना भाई कि मान ले कि एरिया है ऐसा है, तो ऐसा देखो सेक्शन क्या हो रहा है कि 1 सेक्शन है, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन। तो देखो 1 2 एक हो जाएगा 3 4, यानी कि सेक्शन 4 है तो 5 आएगा। समझे समझे क्या ये समझे। तो यहाँ पर देख रहा है कि इक्वल विड्थ तो है बट इवन नंबर नहीं आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है भाई। अगर 3 ले लो, मान ले सेक्शन 2 है तो ओड नंबर 3 आएगा, 1 है तो 2 आएगा। समझ रहे हो। तो तुम्हारा जो क्या आ जाएगा, तुम्हारा नंबर ऑफ सेगमेंट जो होगा तुम्हारा वो इवन होगा। ठीक है। याद रखना भाई कि टू अप्लाई सिम्पसन रूल फॉर कंपटीशन ऑफ रेगुलर नंबर शुड बी इक्वल टू विड्थ के बराबर होगा नंबर। अरे भैया नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ का होगा एंड इवन नंबर होगा। ठीक है। समझ रहे हो, मतलब समझो ऐसे कि मतलब सेक्शन क्या है तुम्हारा ओड हो गया ये, और नंबर देखो नंबर ऑफ सेगमेंट जो होगा 1 4 हो जाएगा। ठीक है। एल लेंथ एवरेज लेक्चर is DTI up to a length of L/2 from the fixed end। ये for the rest यार मेरे को यार क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। ठीक है गाइज, मतलब डायरेक्टली ये बन जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है। इसको फिलहाल दिमाग में रखो। फिर अमाउंट m लगेगा रेस्ट AI/2 पे L/2 पे पूछ रहा है तो 3mL/EI 2EI। खाली रेस्ट मोड इज यूज वेन नेवर, जब कभी भी आइदर इन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशन इज सिक्योरिटी गेटवे इज टनल मोड इज यूज्ड वेन, जब कभी भी आइदर इन ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशन इज सिक्योरिटी गेटवे में सिक्योरिटी एसोसिएशन के आइदर एंड पे टनल मोड का यूज कर लेते हैं, टनल मोड का यूज कर लेते हैं। सिक्योरिटी गेटवे के सिक्योरिटी एंड पे आइदर हम लोग टनल मोड का यूज करते हैं। इन केस ऑफ डीप बीम या थिन वेव्ड RCC मेंबर द फर्स्ट क्रैक फॉर्म्ड इज दो डीप बीम के केस में तुम्हारा या थिन वेव्ड RCC मेंबर केस में द फर्स्ट क्रैक फॉर्म जो होता है डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन के कारण डायगोनल क्रैक देखने को मिलता है। It is the diagonal tension which is responsible for crack formation near the support. The shear force is quite high and bending stress are very small. Hence, principal tensile stress is nearly equal to shear stress. रमेश देखो समझो, रमेश बैस इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रमेश बैस जो है प्रेजेंट गवर्नर है कौन सा स्टेट का भाई। रमेश बैस इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का है। ठीक है। महाराष्ट्र का तुम्हारा रमेश बैस तुम्हारा प्रेजेंट गवर्नर है तुम्हारा महाराष्ट्र स्टेट का।
बट इसको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं, गवर्नर ये तुम्हारा कॉपी में लिख ले भैया कि गवर्नर वगैरह तुमको देखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप का लिस्ट बनाओ कि इंडेक्सी गवर्नर का हमको बनाना है, इंडेक्स का हमको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जो डे है उसको पढ़ लेना है, इसका थीम को थोड़ा पढ़ लेना है, जो इम्पोर्टेंट है वो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से तुम बना सकते हो। कौन सा टाइप बिल्डिंग में नहीं आता भाई, देखो ग्रुप ए तुम्हारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप डी तुम्हारा असेंबली बिल्डिंग, ग्रुप ई तुम्हारा बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप पे मर्केंटाइल बिल्डिंग, ग्रुप पे जी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, एच तुम्हारा स्टोरेज बिल्डिंग, जे तुम्हारा हजार्डस बिल्डिंग। तो कौन इसमें टाइप बिल्डिंग नहीं है, डोमेस्टिक बिल्डिंग कहाँ से आ गया भाई। देखो U1 और U2 स्टेन एनर्जी है। हम स्टेन एनर्जी क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं स्टेन एनर्जी होता है हाफ इंटू पी इंटू इलोंगेशन होता है डेल्टा एल, यानी कि इसको सॉल्व करो तो पी स्क्वायर एल अपॉन यही आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली ब्रो, तो अगर U1 U2 स्टेन एनर्जी है स्टोन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सल टेंसाइल फोर्स P1 एंड P2, ठीक है। दी स्टेन एनर्जी यू स्टोर इन द सेम बार ड्यू टू कंबाइंड P1 एंड P2 के साथ सेम बार में तुम्हारा द स्टेन एनर्जी यू स्टोर इन द सेम बार में अगर स्टोर होगा ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ P1 और P2 के कारण, कंबाइंड एक्शन कारण, तो यू ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारा U1 और U2 से। याद रखने की बात कि जो तुम्हारा U होगा द स्टेन एनर्जी यू में जो स्टोर एनर्जी होगा, तुम्हारा स्टेन एनर्जी यू में स्टोर होगा वो तुम्हारा ज़्यादा होगा U1 और U2 से स्टेन एनर्जी की, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट का कौन सा है भाई, TCP या IP, ठीक है। यहाँ थी TCP या IP तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। TCP IP द ट्रांसमिशन स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP is a set of standardized rules that allow computers to communicate on the network such as internet. In order to make the floor velocity बनाने के लिए और बनाने काउंटर में it is wrapped with, देखो भैया अगर तुमको चिकना बनाना है तो तुम टमाटर वाला याद रखो, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का यूज हम लोग करते हैं फ्लोर को ग्लॉसी चमकाने के लिए, इट इज रैप्ड विद ऑक्सैलिक एसिड। देखो मोजाइक या ट्रेजागो फेवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है तुमको यहाँ पे। ऑफ द सरफेस रैप्ड विद ऑक्सैलिक एसिड पाउडर सो एज टू गेट ग्लॉसी फिनिश, ग्लॉसी फिनिश आएगा, चमकदार फिनिश आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो एनोड साइज का हम लोग देखते हैं, एनोड साइज का तुम्हारा सीट क्या होता है, एनोड डेफिनेटली ब्रो 841 गुना 1189 होता है। देखो इसका एक ट्रिक भी है, 841 है ना भाई गुने 1189, तो इसको दिमाग में रखो कि फिर देखो क्या करना है कि फिर 841 को यहाँ पर उतार देना है, 841, फिर इसको क्या करना है 500, तुम्हारा 592, ठीक है, 594, ठीक है ना भाई। फिर इसको यहाँ उतारना है 594, 594 गुने इसको आधा कर देना है 420, इसको उतार देना है यहाँ पे, मतलब 420 गुने इधर करना आ जाएगा, ठीक है भाई 594, इसका आधा कर दे 297, इसी टाइप से, यानी कि A0 A1 A2 A3 यानी A4 एक बन जाएगा, यहाँ 297 आ जाएगा यहाँ पे, और 210 तुम्हारा A4 बन जाएगा, बात खत्म। इसी टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। इसे याद करने का तरीका है भैया डी अरेंजमेंट, तो पहला याद रखो 841 गुने 1189, 841 गुने 1189 याद रखो एनोड साइज का, बाकी सब तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो भैया एक खालिश था अरेंजमेंट द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आर गिवन टू एडजेसेंट पैरेलल वॉल, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल को सपोर्ट करता है दो एडजेसेंट पैरेलल वॉल से, जो बीच है बिकम अनसेफ ड्यू टू रिमूवल ऑफ या कोलैप्स ऑफ इमीडिएट बिल्डिंग के कोलैप्स है या रिमूवल का अनसेफ हो गया, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो याद रखो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हम लोग देंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट वॉल को।
पैरेलल वॉल विच हैव बिकम अनसेफ ड्यू टू वॉल ऑफ या कोलैप्स ऑफ फॉर द इमीडिएट बिल्डिंग। क्या वहाँ पर देंगे हम लोग? तो देख भैया वहाँ पे हम लोग देंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए फ्लाइंग शोर जो है ना भाई, फ्लाइंग शोर अरेंजमेंट हम लोग देते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए। 2 एडजेसेंट पैरेलल वॉल है, ठीक है। मान लो भैया पैरेलल वॉल करने का मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग फ्लाइंग शोर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखो यहाँ पे। डेड शोर में क्या होता है कि समझो कि जो डेड शोर होता है ना भाई, इसका यूज हम लोग भटकली डाउनवर्ड के लिए कर लेते हैं, मतलब भटकल रहेगा, ठीक है। समझना, देखो यहाँ पे 150 देखा है, ये तुम्हारा क्या है 150 है तुम्हारा 150, ठीक है। देखो एक रेकिंग शोर होता है, रेकिंग शोर को हम लोग इंक्लाइंड शोरिंग बोलते हैं। रेकिंग शोर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड शोरिंग, इसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। ये सब रेकिंग शोरिंग को हम लोग रेकिंग शोर को हम लोग इंक्लाइंड शोरिंग बोलते हैं, जबकि फ्लाइंग शोरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल शोरिंग। इरिगेशन डिफाइन शोरिंग विच इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर सपोर्ट पार्शियली वाल ऑफ द टू बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग इज टू बी पुल्ड डाउन या रिबिल्ड, ठीक है। स्टेप्स आगे बढ़ो। वीड ग्रोथ ही इन ए कनाल में वीड ग्रोथ इनवेरिएबली लीड्स टू, अगर देखो तुम्हारा कनाल में वीड का ग्रोथ हो रहा है, समझ रहे हो? अब ये समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? देखो हिंदी में फिर। नहर में खरपतवार, वीड से मैंने क्या होता? खरपतवार। तो ये बोला नहर में खरपतवार का ग्रोथ को, जो इनवेरिएबल ग्रोथ हो रहा है भैया, का विकास को कैसे किया जा सकता है बताओ? सील को कम करके, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज को बढ़ा के, तो दोनों फर्जी बात हो गया। डिस्चार्ज को कम करके मतलब फर्जी बात है, सिल्टिंग को कम करके सिंपल बात है हैं। खरपतवार को हम लोग के विकास में डिस्चार्ज को कम कर दिया। Weed growth in the canal immediately leads to reduction of discharge. Weeds obstruct the flow of water and create resistance, which reduces the velocity of flow and overall discharge velocity of canal to become silted up, which further reduces the discharge velocity. का विकास निष्करण में कमी से। भाई ये भी मेरे लिए शौकिंग हो गया यार कि भैया वीड ग्रोथ ही नहीं, कैनाल में तुमको अगर खरपतवार करना है तो डिस्चार्ज को कम कर देंगे ना, राइट ब्रो। बंटमेंट के कॉन्टिन्यूएशन में जो रिटेंड वाल है, बट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इसको अपार्टमेंट के कंटिन्यूएशन में जो रिटेंड वाल होता है, बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फ्लैंक वाल बोलते हैं भाई। जो रिटेंड वाल है इन कंटिन्यूएशन ऑफ अपार्टमेंट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, उसको फ्लैंक वाल बोलते हैं, ठीक है। रिटेनिंग वाल इन कंटिन्यूएशन ऑफ अपार्टमेंट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दैट इज फ्लैंक वाल। देखो भैया कर्टन वाल या कट ऑफ वाल क्या होता है? वाल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मशीनरी प्लेन या इनफोर्स गिवन कंक्रीट या सीट पाइल अंडर द फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम विद ए प्रोजेक्ट डिवाइडिंग द वर्क इनटू सुटेबल कंपार्टमेंट। फिर फ्लेयर्ड वाल क्या होता है? रिटेनिंग वाल जो कि इसके प्रोफाइल के साथ होता है, ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम वन स्लोप टू अनदर, एक स्लोप से दूसरे स्लोप में चेंज कर सकता है। फ्लेयर्ड वाल में भी स्ट्रेट या वो कर्व्ड या स्ट्रेट हो सकता है। स्टॉन्चिंग वाल समझना, बैकवर्ड कनेक्टिंग एक ग्राउंडिंग हेड टू द रिवर बैंक या मार्जिनल बॉन्ड या रिवर बैंक के कनेक्टेड होता है बैकवर्ड कनेक्टिंग। टो वाल तुम्हारा क्या था? एक सैलो वाल होता है जो कि बेड के या फ्लोर लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड द फुटिंग प्रोवाइड करने के लिए, टू फॉर द स्लोप पिचिंग या फेस ऑफ द मैगन के लिए। ट्रेनिंग वाल क्या होता है भाई? देखो ट्रेनिंग वाल क्या है? स्ट्रक्चर बिल्ट अलॉन्ग द कनेक्टेड ऑफ द बैंक, रिवर के बैंक के connected substantially along the direction of flow, for example the extension for a flank to the flank wall intended to direct vast flow वगैरह वगैरह।
देखो ये जनरल शेयर फेलियर कंटिन्यूस फेलियर इज डेवलप बिटवीन, जनरल शेयर फेलियर में जो कंटिन्यूस फेलियर है वो डेवलप होता है तुम्हारा कहाँ बताओ। देखो जनरल शेयर फेलियर भाई कंटिन्यूस फेलियर इज डेवलप बिटवीन, जनरल शेयर फेलियर में जो कंटिन्यूस फेलियर होता है वो डेवलप होता है तुम्हारा। देखो भाई ऐसा है कि जनरल शेयर फेलियर जो है तुम्हारा जनरल शेयर फेलियर तुम्हारा आकर कर रहा है कंटिन्यूस फेलियर इज डेवलप बिटवीन एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। ये तुम्हारा भाई एज ऑफ द फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में होता है। थोड़ा इसको थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी मैं करता हूँ। इसको क्लैरिटी दिया जाएगा तुमको। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये टेबल जो है ना भाई इसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो जो कंडीशन ऑफ फाउंडेशन है, फुटिंग ऑन द सरफेस पर फुटिंग या एट द सैलो डेप्थ इन वेरी डेंस सैंड में जनरल शेयर फेलियर का यूज़ कर लेते हैं। पूछ क्या रहा है, फेलियर डेवलप बिटवीन इन द एज ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। फुटिंग ऑन अनसैचुरेटेड कॉर्नरली कॉन्सेंट्रेट अंडर देखो ऐसे नहीं समझो तुम, ऐसे नहीं, बट डेफिनेटली मैं ये चीज़ को समझ आता हूँ मैं भाई, थोड़ा टाइम मेरे को देना। देखो जनरल शेयर फेलियर है भाई ना, वो एज ऑफ द फुटिंग और ग्राउंड सरफेस के बीच का फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। काहे कि जो मान ले भैया कि ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे तुम फुटिंग तुम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फेलियर तुमको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मान ले ऐसे, ठीक है। तो ये जो फेलियर तुमको देखने को मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट फेलियर, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, यहाँ पर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जोन ऑफ लीनियर शेयर या रैंकाइन पैसिव जोन देखने को मिलता है, यहाँ पे है, यानी कि बेस ऑफ फुटिंग ग्राउंड, ठीक है, तुम्हारा ग्राउंड सरफेस और एज ऑफ फुटिंग के बीच में फेलियर देखने को मिल रहा होता है यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझने का चीज़ है कि ग्राउंड सरफेस तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, और एज ऑफ फुटिंग यहाँ पे है, मतलब यहाँ पर नहीं है, नीचे ही है ना यार, तो समझो, ठीक है। और जो जनरल शेयर फेलियर के यूज हम लोग सभी जो तीनों फेलियर हैं, ऑल थ्री फेलियर जोन आर डेवलप होता है। फेलियर विल टेक प्लेस मेनली ड्यू टू ओवरटर्निंग की वजह से जीएस सेप होता है तुम्हारा, जैसे ओवरटर्निंग की वजह से ज़्यादा देखो सेटलमेंट बहुत कम ही होता है ब्रो, ठीक है ना। हीविंग एट द ग्राउंड लेवल पर सिग्निफिकेंट हीविंग होता है, ठीक है। देखिए पंजिंग शेयर फेलियर तुम्हारा शेयर जनरल शेयर फेलियर का जस्ट अपोजिट है। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल के लिए होता है, वेरी प्लास्टिक सॉइल के लिए होता है, लूज सैंड सॉफ्ट के लिए वगैरह के लिए, और सेंटर जोन केवल प्रेजेंट होता है इसमें। फेलियर मेनली ड्यू टू सेटलमेंट की वजह से होता है, और कोई भी यहाँ पे हीविंग देखने को नहीं मिलता है पंचिंग शेयर फेलियर में। जबकि लोकल शेयर फेलियर में तुमको केवल तीन जो ऑल थ्री जोन आई नॉट डेवलप होता है। फेलियर पर तीनों जोन डेवलप नहीं होता है। फेलियर कैन बी बिकॉज ऑफ सेटलमेंट एज वेल एज ओवरटर्निंग। इसमें देखो लोकल शेयर फेलियर में LSF लोकल शेयर फेलियर में इस मतलब कि ही जैसे समझो ओवरटर्निंग की वजह से भी और सेटलमेंट की वजह से, दोनों की वजह से यहाँ फेल देखने को मिलता है। हीविंग इज नॉट हाई ज़्यादा नहीं होता है। पॉइंट ऑफ फेलियर इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, यहाँ पे पॉइंट ऑफ फेलियर एग्जैक्टली डिफाइंड होता भी नहीं है। लोकल शेयर फेलियर में थोड़ा मीडियम कंप्रेसिविटी सॉइल के लिए, जैसे कि लूज सैंड सॉफ्ट क्ले वगैरह के लिए, ठीक है।
ऐसे लूट चैन सॉफ्ट के लिए वगैरह के लिए मतलब हाईली कमर्शियल के लिए बोलते हैं यार, पंचिंग के लिए भी, बट मीडियम के लिए भी हम लूट चैन और सॉफ्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। बस इतना दिमाग में रखना है। वही बोला कि फिर वही लूज एंड सॉफ्ट के लिए एट डीपर टिल एलिवेशन, डीपर एलिवेशन पे हम लोग मतलब सॉफ्ट और लूज सॉइल के लिए पंचिंग से पहले करेंगे। लेकिन वही बोल रखो यहाँ पे कि रिलेटिवली लूज और सॉफ्ट सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है ना। In which method are the length and width of the machinery wall at the plinth level taken for the calculation of quantity? क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग इन विच मेथड, कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं? टू आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द मशीनरी वॉल एट प्लिंथ लेवल टेकन फॉर द क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए क्रॉसिंग मेथड याद रखना। जो क्रॉसिंग मेथड का यूज़ हम लोग कर लेते हैं द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मशीनरी वॉल, मशीनरी वॉल के लेंथ और विड्थ को इन विच मेथड, कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं? लेंथ है विड्थ ऑफ मशीनरी वॉल एट द प्लिंथ लेवल पे मशीनरी वॉल के लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए एट द प्लिंथ लेवल टेकन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करेंगे, याद रखना बात। इन विच मेथड आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मशीनरी वॉल ऑफ एट प्लिंथ लेवल टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी, क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करते हैं, क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करते हैं। देखो थोड़ा भाई हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट। जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन है भाई, सेंटर लाइन मेथड, मतलब यही है कि मान ले भैया कि ये है तो सेंटर से करेंगे, बाकी निकाल लिया जाएगा, खत्म बात। पूरा टोटल लेंथ फिर विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई करो, खात्मा। क्रॉसिंग मेथड है भाई कि मतलब तुम्हारा क्रॉसिंग मेथड इज एंड कैलकुलेटिंग मशीनरी वॉल के लिए इस प्लेन के ऊपर लेंथ विड्थ ऑफ द वॉल। इन दिस मेथड वही लेंथ एंड विड्थ ऑफ द वॉल एट प्लेन लेवल base of the column is raised and are included. The internal dimension of the room and the thickness of the wall are also important to calculate the quantities. Symmetrical offset should be counted वगैरह वगैरह। आउट टू आउट जानते ही हो, बे मेथड देखो एस्टिमेशन करने का मेथड है भाई। बे मेथड, दिस बे मेथड इज एप्लीकेबल फॉर गैराजेज, फैक्ट्री, रेलवे प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर विजिबल होता है, जहाँ पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर विजिबल होता है वहाँ पर बे मेथड यूज करते हैं। बे इन द कंस्ट्रक्शन टर्म मीन्स ए कंपार्टमेंट ऑफ ए बिल्डिंग, द कोस्ट ऑफ वन रूम इज कैलकुलेटेड फर्स्ट। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक रूम का कोस्ट है, मान ले भैया कोई बिल्डिंग है, उसका एक रूम का कोस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, एंड इट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बे। उसमें जब नंबर ऑफ बे होगा, जितना नंबर ऑफ बे होगा ना भाई, तो समझ रहे हो, जितना नंबर ऑफ बे होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, मतलब बे समझो ऐसे, बे तुमको समझाते हैं तो समझना भाई कि जो बे मेथड होता है ना, एक रूम का कोस्ट निकालो और उसको नंबर ऑफ बे से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। बे होता है कि मान लो कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसका ये डिस्टेंस तुम्हारा बे, एक बे कहलाता है, ठीक है। मान लो एक और फ्रेम है तो ये भी एक बे कहलाएगा, तो दो बे हो जाएगा, समझे। हाँ वर्तन सर्विस यूनिट मेथड इज डिटरमाइन सर्विस यूनिट मेथड डिजाइन फॉर बिल्डिंग विथ आइडेंटिकल रूम के लिए भी बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग है जो आइडेंटिकल टर्म हो, दूसरे सर्विस यूनिट मेथड। दिस मेथड एप्लीकेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, प्रिजन, मतलब सिनेमा जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया। जब वो किसके लिए था? वो गैराजेस के लिए था, ठीक है ना, वगैरह। मतलब ये है गैराजेस, फैक्ट्री, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए बे मेथड का यूज़ कर ले रहे थे, ठीक है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इन हॉस्पिटल द सर्विस यूनिट विल बी सर्विस यूनिट विल बी मेड लाइकवाइज फॉर सिनेमा या HDM इट विल सीट। द पर्सन हु एंजॉय द एसमेंट ऑफ राइट के एसमेंट को एंजॉय करता है उसको हम लोग डोमिनेंट ऑनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ऑनर, ठीक है। ऐसा लेजी समन हु रेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द लैंड, जमींदार से क्या लैंड लूट के जमींदार से प्रॉपर्टी को रेंट पर लेता है तो उसको लीजी बोलते हैं। लीजर इज समन हु ग्रांट लीज टू ए टेनेंट। थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ मैं।
देखो पट्टेदार वह होता है जो किराएदार को पट्टा देता है। अब साला ये पट्टा क्या होता है? तो वही है, समझ रहे हो? ऐसा विंडो जो ओपन होता है आउटसाइड द रूम ऑफ बिल्डिंग एडमिटिंग मोर लाइट एंड एयर। मोर लाइट और एयर तुमको कहाँ देखने को मिलेगा भाई? बे विंडो, केसमेंट विंडो, लैंटर्न विंडो, डॉर्मा विंडो। डॉर्मा विंडो देखो भाई लाइट एंड एयर के लिए आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर। विंडो विच ओपन आउटसाइड द रूम ऑफ ए बिल्डिंग फॉर। नहीं देखो भाई डॉर्मा विंडो तो होगा नहीं, कहीं के ऊपर इसमें होता है। अल्टेन होगा नहीं, बे विंडो होगा नहीं, के दैट इज द केसमेंट विंडो डेफिनेटली। सॉरी, बे विंडो। अच्छा बे विंडो होगा जी। द विंडो विच ओपन आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर विंडो ओपन है। बिल्डिंग के रूम के बाहर तुम्हारा ओपन है विंडो फॉर एडमिटिंग मोर लाइट एंड एयर, दैट इज नोन एज बे विंडो। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट। अब क्या है नहीं है एंट्रॉन जीरो होता है। तार का देखो अभी आ गया ना भाई। तार का जो है तुम्हारा 1.1 से 1.25 होता है। सॉरी नहीं, सही है। तार का 1.1 से 1.25 होता है, जबकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का है 1 होता है 1.0 से। ठीक है, तार का 1.1 से 1.2। देखो इसका अंतर देखो भाई तुम कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 होता है। ठीक है, तो मैं आगे वीडियो में गलती बोल दिया हूँ, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, जो बिटुमेन का जो स्पेसिमेन होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 1.02 होता है, जबकि तार का 1.1 से 1.2 होता है। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पे तुम्हारा इन द प्रेजेंस एयर के प्रेजेंस में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पेट्रोलियम पे तुम्हारा बिटुमेन बना है, जबकि तार जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, कोयला और वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। ठीक है, एयर के एब्सेंस में देखो बिटुमेन जो है तुम्हारा कार्बन सल्फाइड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्यूबल है, जबकि टॉल्यूइन में तुम्हारा तार सोल्यूबल होता है। और बिटुमेन तुम्हारा ज़्यादा रेजिस्टेंट है वाटर के लिए, जबकि तार तुम्हारा कम रेजिस्टेंस है वाटर के लिए। बिटुमेन तुम्हारा लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी रखता है, जबकि तार तुम्हारा ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबिलिटी रखता है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को मतलब टेम्परेचर देखो लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर चेंज भी करे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जब तार में ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेगा फिर भी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कार्बन कंटेंट लेस होता है तुम्हारा बिटुमेन, जो कि फिर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02, जबकि इसमें 1.1 से 1.25। ठीक है, तार का कोई दिक्कत? फटाफट आँख बंद करो और फटाफट बोल दो यार। जो तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तुम्हारा बिटुमेन का होता है 1 होता है, वो 0.97 से 1.1। ठीक है, और तार का देखो किसका बोला जी, पेट्रोल है। तार का देखो तुम्हारा बिटुमेन का बोला था ना, और देखो तार का होता है 1.1 से 1.25। ठीक है, 1.02 है जी, 0.97 1.02। ठीक है, तुम्हारा ये बना हुआ है बिटुमेन तुम्हारा फ्रैक्चर रिएक्शन डिस्टिलेशन पे, जो कि वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, जो कि पेट्रोलियम का डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तुम्हारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। कार्बन टेट्राक्लोराइड और तुम्हारा कार्बन सल्फाइड में तुम्हारा सोल्यूबल होता है बिटुमेन, जो कि तुम्हारा तार जो है टॉल्यूइन में सोल्यूबल होता है। वाटर से ज़्यादा रेजिस्टेंस है बिटुमेन, जो कि तार कैसे है लेस्ट कम ज़्यादा स्पेसिफिसिटी में। ठीक है, मिनिमम % ऑफ सेकेंडरी स्टील इन स्लैब फॉर एफी 15 ग्रेड स्टील शुड बी। सेकेंडरी स्टील का जो मिनिमम परसेंटेज है स्लैब में, सेकेंडरी स्टील के जो मिनिमम परसेंटेज है फॉर एफी 15 ग्रेड स्टील शुड बी। देखो भाई सिंपल बात है, अगर तुमको बनाना है इसको सॉल्व करना 0.12% ओवर ऑफ सेक्शन दिया होगा, बट इसमें कुछ भी नहीं है। 0.85
बट एफ वाई बराबर ए एस टी वेरी होता है। तो 0.85 सौ बराबर देखो भाई याद रखना पड़ेगा तुमको यार इसके लिए। देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील इन स्लैब फॉर एफिशिएंसी से 15 ग्रेड स्टील के लिए 0.2%। ठीक है। एनफोर्समेंट 0.15% ग्रॉस एरिया इज माइल स्टील इज number of electron in atom not no proton r what is the atomic number of atom that is 8 r1 difference of valency steel weight of the body and the fluid displaced by the part. ओफ सॉरी यार सॉरी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी बॉडी के द्वारा जो किसका होता है बेटा वो है आर्किमेडिक प्रिंसिपल है यार। नहीं तो पता है नहीं यार। NIT is the abbreviation for notice inviting tender ना नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ठीक है NIT भैया यार मतलब इसमें नोटिस सबको भेजा जाता है भैया आओ यहाँ पर बीड करो और क्या। तो मोरल सलाह से शरी और कंक्रीट बढ़ता है भैया तो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। ठीक है। brittleness of concrete increases with decrease in compressive strength of concrete. The shear strength of concrete increases with increase in compressive strength in concrete. Which of the following statement is true? देखो कंक्रीट का जो मोलर इलास्टिसिटी होता है और बराबर है वो तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेफिनेटली तुम्हारा बढ़ेगा। अगर ब्रिटलनेस बढ़ाओगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तुम्हारा घटेगा जी। ये देखो 1 और 3 तुम्हारा सही है बाकी फर्जी हो गया तुम्हारा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं चाहिए जीरो कर तो सिंपल बात है। ठीक है। आंसर तीनों में से होगा फिर डबल 4 और 0 फिर दोनों में से हो जाएगा। डबल एक है सिंपल आगे बढ़ा। Each piler found by driving a steel tube and shoe filling with concrete using upward extracting and downward tamping below alternately. कौन सा पाइल बनता है बाई ड्राइविंग स्टील ट्यूब को ड्राइव करने से कौन सा पाइल बनता है शू फिलिंग विथ कंक्रीट यूजिंग अपवर्ड एक्सट्रैक्टिंग एंड डाउनवर्ड टैंपिंग बिलो अल्टरनेटली दैट इज vibrio pile. Vibrio pile are the formed by driving a steel tube and shoe filling with concrete using upward extracting and downward tamping below alternately. That is vibrio pile. Modern architecture started in the year of 1920 में 1920 में तुम्हारा मॉडर्न मूवमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्टेड किया गया था। 1920 में मूवमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्ट किया गया 1920 में। ठीक है। Which of the following is the one इसको दिमाग में रखना है। Which of the following is not considered as an irregular due to natural source in टेक्नोमेट्रिक सर्वे। टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग में किसको कंसिडर नहीं करते हैं नेचुरल सोर्स में।
अरे बाप रे। For each file में तो if the active earth pressure is zero then the depth of is given by 2c by gamma into tan alpha। देखो यार, थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली आज का सेशन यहीं तक रखता है 75 क्वेश्चन का, और डेफिनेटली मैं आधा घंटा में 75 क्वेश्चन नेक्स्ट वाला करा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई एंड मेरे छात्राएँ, थैंक यू वेरी मच।